हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, हम लोग चूँकि भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं और कल हमने देखा चौथे नंबर तक के प्रश्न के जितने भी चौथे नंबर तक प्रश्न है वो सभी हमने कल कवर कर लिया। अब जो बचे हुए उस सेट के 2024 का जो सेट 346 एफएस था, उन बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग बच्चों आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पांचवे का जो क नंबर है बच्चों, क्वेश्चन यह है कि व्यतिकरण को परिभाषित करना है और आपको बताना है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण किन दशाओं में होती है। तो सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण किसको कहा जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या है, समान है, यानी समान आवृत्ति की दो तरंगे और उनकी जो आयाम है वो भी क्या है, लगभग समान है, और दोनों एक ही दिशा में चलते हुए जब किसी पॉइंट पर जाकर अध्यारोपित तो होती हैं तो परिणामी जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होना ही व्यतिकरण कहलाता है। वही बच्चों लिखा गया है। यानी हमने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो और आयाम लगभग समान हो और एक ही दिशा में चलते हुए किसी पॉइंट पर जाकर मिले तो उस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान या न्यूनतम मान प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे बच्चों लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि आप संपोषी व्यतिकरण किसे कहेंगे। तो बच्चों, जिस पॉइंट पे परिणामी तीव्रता हमको मैक्सिमम मिलती है और आयाम की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है वह हमारा क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। तो इसको मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ, यानी संपोषी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि संपोषी व्यतिकरण होता है क्या। चूँकि अभी हमने बताया कि जिन बिंदुओं पे परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तथा आयाम अधिकतम होते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी जो परिणामी तीव्रता है वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और बच्चों जो परिणामी जो आयाम है वो भी क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखिए बेहतर होगा, यानी तीव्रता है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और जो आयाम होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसकी कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं कि संपोषी व्यतिकरण किन बिंदुओं पर होगा। जब दो तरंगे चल रही हैं एक ही दिशा में तो उन दोनों तरंगों के बीच पथांतर कितना होना चाहिए और कलांतर कितना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम का मान मैक्सिमम है और आप जानते हैं कि जो कलांतर होता है, कलांतर की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। कलांतर के केस में ये जो हमारा cos फाई है, परिणामी तीव्रता मैक्सिमम, तो हमको cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 भरनी पड़ेगी। और इसके लिए जो कलांतर की वैल्यू यानी जो फाई है, मैं फाई की वैल्यू क्या क्या भरूं जिसके वजह से हमको रिजल्ट में 1 मिले। तो हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, cos 2 पाई का मान 1 होता है, यानी हम फाई की वैल्यू क्रमशः क्या भर दें, 0 भर दें और 2 पाई भर दें, 4 पाई भर दें। इन सभी वैल्यू पे ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1 मिलने लगेगी। यानी परिणामी तीव्रता का हमको मान 1 दिखाना है, इसलिए हमने cos जो फाई है इसकी वैल्यू हमने क्या दिखा दिया, मैक्सिमम दिखा दिया। और इस केस में चूंकि परिणामी तीव्रता मैक्सिमम है तो मैं जनरल केस की बात करूं तो फाई को बच्चों मैं लिख सकता हूं 2n पाई, नहीं लिखा सकता है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है 0, 1, 2 डॉट डॉट 1 भर दीजिए। देखिए जब 0 भरेंगे तो आपको g मिलेगा,
1 भरेंगे तो 2 पाई, 2 भरेंगे तो 4 पाई, और इस सभी वैल्यू पर आपको cos फाई का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कलांतर कितना होना चाहिए समपोषी व्यतिकरण के लिए, यह होना चाहिए, यानी फाई बराबर 2n पाई। ठीक है, यानी पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों पथांतर की बात करते हैं। ठीक है, कलांतर तो हमने समझ लिया, अब पथांतर की बात करते हैं। यहीं पर देख लेते हैं पथांतर भी। तो आपने पढ़ा होगा कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन होता है फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। भाई दो तरंगे एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और हमको समपोषी व्यतिकरण दिखाना है। समपोषी का मतलब यह है कि परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम क्या हो, मैक्सिमम होने चाहिए। तो उस केस में अब दोनों तरंगे जा रही हैं तो उनके बीच पथांतर कितना हो, जिसके वजह से हमको यह समपोषी व्यतिकरण मिले। तो देखिए यहाँ से पथांतर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाई का मान आप देख रहे हैं कितना है, 2n पाई, मान भर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। और इधर बगल में हमारा क्या है, 2 पाई है, डिवाइड में लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और लैम्डा का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको जो पथांतर मिलेगा, पथांतर यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि हमको दोनों समझना है। चलिए हाँ देखिए बगल में छोटा सा मैं लिख देता हूँ। जो पथांतर हमको मिलेगा डेल्टा एक्स बराबर क्या मिलेगा, n लैम्डा, और इसमें भी आप n की वैल्यू क्या भरेंगे, 0 1 2 भरेंगे तो क्रमशः आपको लैम्डा क्या मिलेगा, पहले 0 मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी लैम्डा का क्या हमको मिलेगा, पूर्ण गुणज मिलेगा। ठीक है, यानी इस वैल्यू पर यह जो हमने पथांतर निकाला, पथांतर की वैल्यू ये है और कलांतर की वैल्यू यह है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो तब हमारा जाके यह समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, विनाशी व्यतिकरण समझ लेते हैं इधर बगल में, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण आप जानते हैं उसे कहा जाता है जिन बिंदुओं पे परिणामी तीव्रता मिनिमम होता है, तीव्रता भी मिनिमम होगा और आयाम की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो हमको तीव्रता मिनिमम दिखाना है तो अब cos फाई की हमको मिनिमम वैल्यू भरनी पड़ेगी, यानी -1। यानी इस केस में पहले हम कलांतर की हम बात करते हैं। कलांतर की विनाशी व्यतिकरण आपको मिलेगा कहाँ पे, जिन बिंदुओं पे परिणामी तीव्रता मिनिमम होगा और आयाम भी मिनिमम होगा तो वहां पे हमको मिलेगा विनाशी व्यतिकरण। अब हमको cos फाई की वैल्यू मिनिमम दिखानी है तो इस हिसाब से यहाँ से देखिए तो जो cos फाई होगा, एक्चुअल में हम लिख कहाँ से रहे हैं, परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक होता है बच्चों उसमें cos फाई इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और फाई जो होता है वह कलांतर होता है। ठीक है, तो यह व्यंजक cos फाई वहीं से लिखा जा रहा है। चाहे तो मैं उस इक्वेशन को यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब दो तरंगे एक ही डायरेक्शन में चलते हुए किसी पॉइंट पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी जो आयाम का व्यंजक होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 और cos फाई, ये परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, और परिणामी आयाम का व्यंजक जो है यह होता है, यहीं बगल में देख लीजिए, आयाम यहाँ दिखा देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो देखिए दोनों में cos फाई दिया गया। जब हमको मैक्सिमम दिखाना था cos फाई का मान हमने 1 भरा था, अब हमको मिनिमम दिखाना है तो इसलिए हमको यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या मिनिमम भरनी है, यानी -1 भरना है। ठीक है, जब वैल्यू -1 भरेंगे तो यानी cos फाई का क्या वैल्यू भरा जाए जिससे आपको -1 मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप फाई की वैल्यू क्या भरेंगे,
180, 270 यानी 1 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, डेट्स 1। यदि यह वैल्यू मैं भर दूंगा तो हमको मिनिमम मिलेगा, और जनरल वे में मैं इसको लिख सकता हूँ 5 बराबर ऑड मल्टीपल है पाई का, यानी 2n-1 पाई। और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू n की वैल्यू जो भरनी है वो आपको भरनी है 1, 2, 3 डॉट सो ऑन। यह वैल्यू भरेंगे क्रमशः आपको फाई का यह मान मिलता जाएगा। और यानी कलांतर की वैल्यू हमको पता चल गया है, यानी क्या मिला है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई का विषम गुणज हमको प्राप्त हुआ है। यानी पाई के विषम गुणज से प्रकाश की 2 तरंगे हैं, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की 2 तरंगे जाके किसी पॉइंट पर अध्यारोपित होंगी तो वहाँ पे आपको विनाशी व्यतिकरण ही मिलेगी। और बात करते हैं अब, ये तो कलांतर हमने समझ लिया 2n-1 पाई है। अब पथांतर की बात करते हैं, ठीक है, पथांतर की। हाँ, पथांतर क्या होगा, अभी रिलेशन हमने बताया कि कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप क्या करते हैं, फाई की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, फाई का मान कितना है 2n-1 पाई इक्वल टू इधर हमारा है 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स। यह है, यहाँ से देखिए 2 पाई से पाई आपका कट जाएगा और मैं डेल्टा एक्स निकालना चाहता हूँ तो बाकी टर्म को उधर भेजेंगे तो जो पथांतर निकल के आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन में n बराबर 1, 2, 3 डॉट्स 1 भरेंगे तो आपको क्रमशः पथांतर की वैल्यू पता चलेगी कि 2 तरंगों के बीच कितना पथांतर रखा जाए तो आपको जाके उस पॉइंट पर विनाशी व्यतिकरण मिलने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने सबसे पहले समझा कि व्यतिकरण क्या होती है और व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होती है, वह कंडीशन भी आपको दिखा दी गई है। सबसे पहले व्यतिकरण हमने ये सिंपल बताया है कि जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 तरंगे एक कहीं डायरेक्शन में चलते हुए किसी पॉइंट पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता का मैक्सिमम और मिनिमम मान प्राप्त होना ये क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। अब व्यतिकरण 2 प्रकार की होती है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो हमने बताया कि संपोषी व्यतिकरण उस पॉइंट को कहते हैं जहां परिणामी तीव्रता और आयाम क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, तो उसके लिए पूरी कंडीशन हमने दिखा दिया है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होती है वो भी दिखाया गया और बताया गया कि जिन बिंदुओं पे परिणामी तीव्रता और आयाम मिनिमम होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इससे आप नोट कर लेंगे, पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन यह है कि थोड़ा इसको और पक किया जाए। हाँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु दिया गया है जिसका द्रव्यमान हमको दिया गया है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान दिया गया, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान नहीं है। अब बोला जा रहा है इसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये द्रव्यमान दिए गए हैं, ठीक है। यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले देखिए परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है, परमाणु का द्रव्यमान दिया, हमको नाभिक का द्रव्यमान चाहिए। तो परमाणु के भीतर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो द्रव्यमान दिया गया है 16.00 AMU, इसमें से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान को माइनस कर देते हैं तो हमको नाभिक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं नाभिक में क्या मौजूद होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या बचा हुआ जो मास होगा वो हमको नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। चलिए तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाभिक का द्रव्यमान लिखते हैं। नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 है ना, 16.00
AMU है। चलिए AMU मत लिखिए, तो वो लंबा करने से कोई मतलब है नहीं। और माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? अच्छा, मैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये लिखा गया, इसे देखिए 8O16 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 8 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 ही होगी। और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो भी 8, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब बराबर है। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसके द्रव्यमान में से माइनस करना, तो उसका मास हमको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इलेक्ट्रॉन कितने, सभी AMU में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेकिंग हो गई है, एक्चुअल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है जो दिया गया है, 0.005 दिया गया है। ठीक है, अच्छा हम लोग माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 16.00 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, 8 × 40 के 0 हो जाएगा, 8 × 40 4 44 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा हमारा, इधर 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, डेसिमल, और इधर हमारा ये 0 ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये नंबर आएगा। ठीक है, यह 0 है। ठीक है, ये हमने 0 लिखा हुआ है। अब 16 में से यह नंबर हमको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, 16 है, तो भाई ये नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 से 15 हो जाएगा। अब 15 में से 0 0 तो वैसे ही रहेगा, और ये 1000 में से माइनस करेंगे आप तो आपका ये नंबर मिलेगा 440, यानी 560 के करीब मिलेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 560। ठीक है, घटाने पे लगभग नंबर आपको ये मिलेगा। ये वैल्यू जो आपको मिलेगा AMU में मिला हुआ है। तो हमने नाभिक का द्रव्यमान निकाल दिया, जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके नाभिक का मास हमको पता चल गया। हमको निकालना क्या है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले बंधन ऊर्जा निकालते हैं, और जब बंधन ऊर्जा हमको पता चल जाएगा तो उसके न्यूक्लियॉन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाई जो परमाणु भार होता है वही इसका न्यूक्लियॉन होता है, उसी से भाग दे देंगे तो हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान क्षति निकालते हैं, यानी डेल्टा एम, बस यही निकालना है। जब ये निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक AMU जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जाहिर सी बात ये आप जानते हैं। और जब हमको पता चल जाएगा ये वैल्यू AMU में मिलेगा, और जब मिलेगा तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, द्रव्यमान क्षति निकालना है, तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है, जो नाभिक के जो कण है यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके रेस्ट मास को, उनके जो विराम द्रव्यमान है उनको जोड़कर नाभिक के द्रव्यमान को माइनस कर दें तो जो कमी आएगी वही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 ही है, तो क्या हो जाएगा, यह मान लीजिए हमने लिख दिया है प्रोटॉनों की संख्या, और मास अब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ये 8 है, और क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको जोड़कर क्या कर दें, नाभिक का द्रव्यमान माइनस कर दें, यानी क्या हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान। कर सकते हैं ऐसे, अच्छा निकाला जाए तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये हमारा 8 है, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है, यह है ना 1.00759 दिया है, और प्लस ये जोड़ा जाएगा पूरा। ठीक है, और 8 यहाँ भी हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ है, यह है, तो 1.0089 और 82 दिया गया, और इसमें से माइनस करेंगे नाभिक का द्रव्यमान जो कितना है 15 है ना, 15.00560 है।
इतना है, इसी को ये 6 है, 0 है, हमने लिखा हुआ 0, ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो डेल्टा एम बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप आज सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, थोड़ा हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, क्या दिक्कत। देखिए 8 त्रिके 24 हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएगा, और ये 8 नमा 72 होगा, 72 में 2 जोड़ेंगे 74 के 4 हासिल लगा 7, और 8 25 40, और 40 में 7 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, हासिल लगा है अभी हमारा पास कितना है 8, हाँ ठीक है, हासिल 4 बचा है, तो 8 7 56 होगा, 56 में जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इधर हमारा ये 1 यानी 8 हो जाएगा ना, 8 पॉइंट, इधर एक 0 बचा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 हमने लिख दिया, 0 बचा है, इतना होगा। आप प्लस इधर देखिए तो मल्टीप्लाई करिए आप, तो इधर तो 8 रहेगा, ये पहले से लिख देते हैं, 0 भी इधर आएगा, बाकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो रहा है, तो कितना होगा 8 दूनी 16, 16 के 6 हो जाएगा, 8 8 64, 64 एक 65 के 5, हासिल लगा हमारा 6, और 8 9 72, 72 में 6 जोड़ेंगे 78 के 8 हो जाएगा, सॉरी 78 की क्या हो जाएगा 8, ये 8 लिखा गया है, ठीक है, 8 है, 8 हो जाएगा, और हासिल 7 लगा है, तो 8 8 64 यानी 71 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 71, ठीक है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर इस द्रव्यमान को हमको क्या करना होगा, माइनस होगा, 0 0 5 6 0, ठीक है। कोई नंबर छूट रहा है क्या हमसे, अच्छा हाँ यहाँ पे 2 0 है ना, माइनस करेंगे एक, हाँ ठीक तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 ये रहेगा, ठीक, हाँ 5 डिजिट यहाँ भी है, यहाँ पे 1 डिजिट अधिक हो रहा है क्या, चलिए घटाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसको जोड़ेंगे आप, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू 8 8 16 हो जाएगा, 16 इसको जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए तो इसको जोड़ने पर आपका आ जाएगा ये, मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, यानी कितना हमारा है 0 13 26 आएगा, ठीक है, 0 0 13 26 आएगा, ठीक है, और माइनस का 15.0056 आएगा। अब इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे आप, तो डेल्टा एम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपका 16 में से 15 जाएगा 1.375 के करीब आएगी, ठीक है, 1.375 माइनस कर सकते हैं, आप देख लीजिए, एक बार मैं करके मिला लेता हूँ, इतना हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेकिंग हम लोग से हुई है, मिस्टेकिंग यह हुई है कि यहाँ पे जो हमने मास निकाला है, यह मास आपका ये यहाँ पे देखिए तो क्या हमने लिख दिया है, ये जब कैरी देंगे उसको उधर तो क्या हो जाएगा, ये 99 होगा, ये हमने यहाँ मिस्टेकिंग किया है, सब जगह सही कर दीजिएगा इसको, और भी कहीं यूज किए, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, अब सही आएगा ये रिजल्ट हमारा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 99 होगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये नंबर इतना ही माइनस हो रहा, तो लगभग ये वैल्यू आप देख रहे हैं, तो 99 तो छूट ही रहता वहाँ पे हमारा, यही मिस्टेकिंग हो रहा था, और यहाँ भी 99 होगा ये नंबर, और कहीं छूटा है 99, ठीक है। हाँ अब माइनस करिए, माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.137 AMU आ जाएगी, ठीक है, पूरी वैल्यू माइनस करने पे यह आएगी 0.137, ठीक है। हमने द्रव्यमान क्षति निकाल दिया है। अब जब द्रव्यमान क्षति हमको पता चल गया तो हमको ऊर्जा निकालना है, तो जो बंधन ऊर्जा होगा बच्चों EB बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एम C² होता है, यही होता है ना, तो हमको तो यहाँ पे द्रव्यमान क्षति AMU में पता है, तो बस इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी द्रव्यमान क्षति कितना निकाला है 0.137 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू आपको निकल गई 127.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह हमने बंधन ऊर्जा निकाला है बच्चों,
चूंकि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो जो न्यूक्लियनों की संख्या है उसी संख्या से बच्चों क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यानी बंधन ऊर्जा जो पर न्यूक्लियन होगा, जो हमने बंधन ऊर्जा निकाला है उसी में न्यूक्लियनों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमने निकाला 127.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें भाग किससे दिया जाएगा, 16 से भाग दिया जाएगा। द्रव्य है ये हमारे न्यूक्लियनों की संख्या है, भाग देंगे तो आपको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितने निकल के आएगी, ये आएगी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसे आप नोट कर सकते हैं, पूरा प्रश्न लगा दिया गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो जैसे भी मन करे वैसे नोट कर लीजिए आप। अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों दिया है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति आपको बताना है। वह प्रकृति आपको तब बतानी है जब धारा की दिशा समान हो और धारा की दिशा विपरीत हो, बस इसकी प्रकृति बतानी। देखिए बहुत आसान है। पहले केस की हम बात करते हैं, जब धारा की दिशा क्या हो, समान हो। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दो धारावाही चालक तार है, एक है ये, दो है, और जो दोनों में धाराएं क्या है, सेम डायरेक्शन में बह रही। मान लो ये I1 बह रहा है और इसमें जो मान लेते क्या है I2, और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते क्या है, स्मॉल d दूरी पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा, आकर्षण वाला लगेगा कि प्रतिकर्षण वाला लगेगा। और हम बात करते हैं चूंकि इसमें करंट बह रहा है, आप कल्पना करिए कि यह वाला वायर यहाँ पे भी फिलहाल मौजूद नहीं है, तो ये जो वायर में करंट बह रहा है तो अपने अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में बनाएगा तो यदि हम बात करें कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र किधर बन रहा है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं। धारा के डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे और उस पॉइंट पे फिंगर को मोड़ेंगे तो फिंगर अंदर की तरफ मुड़ेंगी। जब अंदर की तरफ मुड़ेंगे तो इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इस बोर्ड के भीतर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन पता चल गया, और चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही चालक तार को रख देते, अब कल्पना करिए कि अब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए क्या है, ये B1 है। अब इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में हमने धारावाही चालक तार 2 को रखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब वह फोर्स हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ, ये मेरे बायां हाथ है, और हमको करना क्या है, ये जो हमारा तर्जनी फिंगर है चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में करना होता है, और जिधर धारा बह रहा है उसके डायरेक्शन में मिडल फिंगर को करते हैं। और आपका अंगूठा जिधर पॉइंट करता है, देखिए अंगूठा इधर पॉइंट कर रहा है ना, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वह फोर्स आपको इधर लगेगा, सेकंड पे लग रहा है, फर्स्ट के द्वारा लगा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई भी लिख सकता, चलिए मैं इसको F2 ही बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है वह इधर लग रहा है। अब आप कल्पना करिए कि यह सेकंड वाला वायर नहीं है, पहले वायर ये फर्स्ट वाला वायर नहीं, सेकंड वाला वायर मौजूद है। जब ये वायर है इसमें करंट बहेगा तो पुनः इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इस वायर के वजह से मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहूँ तो देखिए धारा के डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे, और इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि मेरा अंगूठा बाहर की तरफ कर्ल कर रहा है, मुड़ रहा है, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा बच्चों वो कहाँ होगा, बाहर के साइड होगा, आपके साइड। ठीक है, अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पता चल गई है। अब इसमें हमने धारावाही चालक तार फर्स्ट को रखा है, अब इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अब उसकी हम बात करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में तर्जनी करिए, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपके तरफ हमने कर दिया इसको, और धारा कहाँ बह रहा है, ऊपर बह रहा है, हमने धारा के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को कर दिया, और अंगूठा मेरा इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है F1। तो आप देख रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन में धारा बह रही है दोनों वायर में,
तो वह दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, यानी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है आकर्षण नेचर का लग रहा है। ठीक है, पहला काम हो गया है ना, ये वाला काम हो गया हमारा। धारा जब समान दिशा में बहे बहुत हमने बता दिया। ठीक है, चलिए सेकंड केस में हम बात करते हैं। अब धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। तो मान लीजिए सेम उसी प्रकार दो मेरे पास वायर है, इस वायर में करंट I1 ऊपर बह रहा है और इस वायर में करंट I2 नीचे बह रहा है, और दोनों वायर के बीच की दूरी जो है वही स्मॉल d दूरी ही है। ठीक, सेम वही वायर है, बस हमने करंट को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इस वायर के वजह से इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अंदर के साइड होगा, जाहिर सी बात है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपको वहाँ पे अंदर के साइड मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया था, देखिए B1 बोला हूँ और इसके वजह से जो उत्पन्न हुआ इसको मैं B2 भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वायर की वजह से हमको B1 यहाँ मिलेगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी धारावाही चालक तार को रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा, और उसको मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, ये तर्जनी फिंगर हमने कर दिया, और धारा बच्चों इस पर देखिए नीचे बह रहा है, तो धारा के डायरेक्शन में मिडल फिंगर और मेरा अंगूठा बाहर के साइड पॉइंट कर रहा है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स इस साइड में लग रहा है। ठीक है बच्चों, F2 फोर्स जो है उधर लग रही है। ठीक है, अब कल्पना करिए कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा। हम मान लेते हैं कि पहले ये वायर अब नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला वायर यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, तो मैं धारा के डायरेक्शन में अंगूठा कर दूं और उस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ होगा, बोर्ड के भीतर। ध्यान से देखिए, देखिए तो भीतर हो रहा कि नहीं, धारा का डायरेक्शन क्या है, नीचे कर दिया गया, और उस पॉइंट पे फिंगर मेरी अंदर के तरफ बोर्ड के भीतर जा रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के भीतर है। अब चुंबकीय क्षेत्र में हमने धारावाही चालक तार को रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फाइंड आउट कर सकता हूं चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपके साइड है। तो मैंने उल्टा कर दिया क्या, देखेंगे, हाँ अंदर है ना, तो अंदर है तो क्रॉस से दिखाना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, एक क्रॉस होगा। ठीक है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बोर्ड के भीतर है, तो हमने क्या किया, इस तर्जनी को बोर्ड के भीतर कर दिया, देखिए कर दिए ना, और ये अंगूठा मेरा कहाँ जा रहा, पॉइंट कर रहा है, सॉरी मिडल फिंगर ऊपर के साइड धारा के डायरेक्शन में, तो अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है। देखिए यानी फोर्स का डायरेक्शन जो लगेगा F1 वह बाहर लग रहा है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि जब दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहे हैं, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह प्रतिकर्षण नेचर का लगेगा। ठीक है, हो गया समस्या सॉल्व। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा उम्मीद करते हैं, यानी यह टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। बस इसमें इतना ही बताना है, इसी को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न बच्चों है यह है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध सब। सबसे पहले इसने बात स्पष्ट कर दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में। और आप जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि इसका मैंने पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ठीक है, देख सकते हैं पूरा डिटेल से, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 4 प्रतिरोध है, उन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, और उसके एक डायगोनल में हम गैल्वेनोमीटर बांध देते हैं और बैटरी से धारा बहाते हैं। अब जब गैल्वेनोमीटर में धारा 0 हो जाती है, तब हम कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वह संतुलन की अवस्था में। ठीक है, संतुलन की अवस्था है। तब आपको प्रतिरोधों वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा इसका फिगर हमको बनाना होगा। तो देखिए एक रफली फिगर बनाया जा रहा है। ये हमने एक बैटरी यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे एक हमने कुंजी जोड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार, और इसमें हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर बांध दिया है। ठीक है, यह प्रतिरोध हमारा P है, Q, R और S।
टर्मिनल दिखा देते हैं, पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करके करंट बहाना स्टार्ट करते हैं। यह करंट जैसे ही पॉइंट पे आएगी, दो डायरेक्शन जाने के लिए मिलते हैं। तो मान लीजिए कि इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है, बची हुई करंट आपका इस ब्रांच में जाएगी I2। यह दोनों धाराएं जाती हैं और गैल्वेनोमीटर की स्विच पे हमने क्लोज कर दिया। और यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आपको शून्य मिलेगा तो हम कहेंगे यह जो ब्रिज है संतुलन की अवस्था में, संतुलन से मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो चुका है। अब ये धारा जो इस ब्रांच में नहीं जाएगी, यह धारा ऐसे होते हुए I1 इधर ही चली जाएगी और I2 आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पुनः ये धारा क्या बन जाएगा हमारा, आई ही बन जाएगा, ठीक। फिगर इरेज हो गया क्या, इधर मिट गया क्या, एक मिनट बच्चों रुकिए था। हाँ ठीक है, हाँ चूंकि यह ब्रिज संतुलन की अवस्था में आ चुका है तो देखिए संतुलन की अवस्था में हम किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे, है ना। संतुलन की अवस्था में, चूंकि प्रश्न में ही बोला है संतुलन की अवस्था में है, और कैसे है मैंने ये फिगर के माध्यम से भी आपको चीजें दर्शा दिया है, ठीक है। संतुलन की अवस्था में अप्लाई करिए आप किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक है। यहाँ पे दो लूप दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें क्लॉकवाइज चलूंगा और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। जहां से चलेंगे वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि यह किरचॉफ की द्वितीय नियम का रूल होता है, आपको पूरा एक क्लोज सर्किट बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ और धारा के डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मैं उसका पोटेंशियल क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, इन्हें I1 और P हो जाएगा। और ये किरचॉफ के नियम से लिखा जा रहा है, और यह रूल आपको पता होना चाहिए कि धारा के डायरेक्शन में चलने पे यदि रास्ते में रेजिस्टेंस मिल जाए उसका पोटेंशियल नेगेटिव लिखते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो हमने नेगेटिव लिख दिया, पुनः ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे। अब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा I2 और R इक्वल टू 0 होगा। इस नेगेटिव वाले टर्म को उधर भेजें तो क्या हो जाएगा, I1P इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा I2 इंटू R। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। इसी प्रकार आप सेकंड लूप में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जहां से चलना वहां तक अब पहुंचना होगा, तो जाएंगे तो सेम वही इक्वेशन मिलेगा आपको, I1Q इक्वल टू इधर क्या मिलेगा आपको, I2 इंटू यस। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए, ठीक है। अप्लाई कर दिए किरचॉफ लॉ सेकंड लूप पर, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का भाग दीजिए आप, समीकरण 1 भागा 2 से जब भाग देंगे आप तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा I1P अपान I1Q इक्वल टू I2R अपान I2 यस हो जाएगा। देखिए I1 से I2 सब कैंसिल हो जाएंगे और बढ़िया सा रिलेशन आपको मिल जाएगा, P/Q इक्वल टू R/यस। यही रिलेशन हमको फाइंड आउट करना था प्रतिरोधों वाला, ठीक है बच्चों। यह प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया, नोट कर सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। थोड़ा हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। हाँ चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों यह है कि किसी समांतर प्लेट धारित्र यानी संधारित्र की बात की जा रही, धारिता के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है और आपको यही बताना है कि धारिता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, धारिता को बढ़ाने के उपाय भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें स्पष्ट नहीं किया, समांतर प्लेट संधारित्र की बात ही किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 2 प्लेटें हैं, 2 समांतर प्लेटें हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, चूंकि यह अनावेशी चालक प्लेट होती है, सेकेंड प्लेट को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज पूरा अर्थ में चला जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे यहाँ पे जमा रहेगा, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, d है, और यह हमारा
इस प्लेट को मैं बोल देता हूँ प्लेट नंबर 1, इसको बोल देता हूँ प्लेट नंबर 2। ठीक है, दोनों प्लेटों की एरिया क्या है, सेम है, एरिया ए बोल दीजिए, इसका भी है, एरिया ए भी क्या है, ए ही है। ठीक है, और बीच में क्या है, निर्वात, फिलहाल माना जा रहा है क्या है, निर्वात है दोनों प्लेटों के बीच। तो यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, अब हमको इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करनी है। तो आपने गॉस का एप्लीकेशन पढ़ा होगा कि यदि अनंत विस्तार की समतल चादर हो और उसके निकट किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी हो तो उसका व्यंजक आपने फाइंड आउट किया होगा, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल किया होगा। यह इस एप्लीकेशन को हमने अपने वीडियो में कराया हुआ है, जहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए इस चालक प्लेट E1 के वजह से मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं E1, इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वह E1 बनेगा और उसका वैल्यू क्या होगा, σ = 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यह चालक प्लेट सेकंड की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा E2 बनेगा, इसके वजह से भी वही सेम रिजल्ट आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें प्लेट से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों के रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, हमको दोनों प्लेटों के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और हमको निकालना क्या है, एक्चुअल में निकालना हमको धारिता है। और धारिता कैसे निकालते हैं, C = क्या होता है, Q/V होता है। यदि हमको विभव पता हो तो आवेश में भाग दे देंगे तो धारिता पता चल जाएगा, लेकिन आपको दोनों प्लेटों के बीच में विभव तो पता नहीं है, चाहे एक अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट किसी पॉइंट पर विभव भी निकालना नहीं सीखा होगा। तो उपाय यही है, हम क्या करते हैं, इसके बीच में किसी पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, E देखिए क्या होगा, इस प्लस की वजह से आउटवर्ड बाहर, नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो परिणामी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा E1 + E2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र सिग्मा/, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। भाई प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना वो हमको पता चल गया, और हमको निकालना एक्चुअल में विभव है, क्योंकि विभव निकालेंगे तभी धारिता निकाल सकते हैं। तो देखिए विभव निकालने का एक ही तरीका है, चलो इरेज नहीं हो रहा है, हाँ देखिए विभव निकालने का तरीका यह है, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, V = E × D, यह रिलेशन होता है। इसी रिलेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र पता है और प्लेटों के बीच की दूरी पता है, हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी प्लेटों के बीच में विभव कितना हो जाएगा, विभव होगा कैपिटल V = E × D, E का मान हमको पता चल चुका है, क्या है, σ/ε नॉट है, और यहाँ पे D, यहाँ पे सिग्मा क्या है, वह पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप जानते हैं, डिफाइन करते हैं σ = Q/A। ए यहाँ पे पृष्ठ का एरिया जो हमने ये माना हुआ है वह वैल्यू यहाँ भरेंगे तो V = भरेंगे तो क्या हो जाएगा, QD/A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, विभव पता चल गया, हमको लिखना क्या है, धारिता लिखनी है, यानी धारिता। तो धारिता क्या होता है, C = Q/V होता है। बस Q की वैल्यू हमको Q हमने लिख दिया और विभव के जो मान वो भरेंगे, QD/A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए ये नंबर पलट के ऊपर जाएगा, Q से Q कट जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट भाई क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, यानी धारिता C = आपको क्या मिला है, A एप्सिलॉन नॉट D। जब दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात था तो हमने धारिता फाइंड आउट किया है। यही यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम मौजूद होगा
तो बस उसको इसमें कुछ अब करना नहीं है, बस आप क्या करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। जब दोनों प्लेटों के बीच में कैपिटल के परावैद्युतांक वाला मटेरियल भर देंगे तो धारिता ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है प्रश्न में, ध्यान से देखिए तो दिया गया है इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए धारिता बढ़ाने का उपाय यही है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, एरिया बढ़ाकर और के बढ़ाकर, अच्छा है प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए बढ़ाने का उपाय देख लीजिए, पहला यह है क्षेत्रफल बढ़ाकर, क्षेत्रफल बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय बच्चों यह है परावैद्युतांक, जो हमने उन प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक मटेरियल लिया उसको बढ़ाकर, यानी परावैद्युतांक का मान बढ़ाकर, इससे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा उपाय यह है प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर भी धारिता हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको पूरा नोट कर लेंगे आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हमने 5वें खंड के सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिया बच्चों। अब हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं अब उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा यह है कि बोर की क्वांटमीकरण अभिकृत किसे कहा जाता है वह समझा जाएगा, और इसको डी ब्रोगली ने किस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है वह बताना है, और बोर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी उन कमियों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोहर की क्वांटम अभिकृत, आप कहेंगे किसको। तो बोहर ने जो अपना सेकेंड पोस्टुलेट दिया था कि किसी भी परमाणु की स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होता है, h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यह बात कहा था किसने, बोर ने कहा था। लेकिन अब यह प्रश्न एक उलझाने वाली है कि आप स्थायी कक्षाएं केवल उन्हें ही क्यों कहेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 पाई है, आप उन्हें ही स्थायी कक्षाएं क्यों कहेंगे। तो जब इस प्रश्न का उत्तर बोर से मांगा गया तो बोर ने इसको बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। तो इनके करीब लगभग 10 वर्ष बाद एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं लुइस डी ब्रोगली, और लुइस डी ब्रोगली ने यह बताया कि यदि कोई भी कण, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक कण है और वह गतिमान है, तो उस कण से रिलेटेड एक तरंग भी अटैच होगा, और उस तरंग की जो वैल्यू होगी वह h/p, चाहे h/m भी आप कह सकते हैं, मतलब उसका जो वेवलेंथ होगा उस तरंग का h/p चाहे h/m भी होगा, यह बात कहते हैं। उसके बाद इसको लुइस डी ब्रोगली ने स्पष्टीकरण यह बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है h/2 पाई का जो पूर्ण गुणज है वह एक्चुअल में आता कहाँ से है। तो यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो परिधि की जो लंबाई होगी, उसकी परिधि की जो लंबाई होगी उसके तरंग दैर्घ्य के क्या होगा, वह पूर्ण गुणज की फॉर्म में होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखिए हमने लिखा भी है डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिकल्पना करेगा जिनकी परिधि जो होगी वह तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा के, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा की पूर्ण गुणज होगी, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर परिधि लिखा है, यानी तो ऑर्बिट का परिधि हमने लिख दिया 2πr परिधि होता है। तो यह परिधि हमने बताया लैम्डा की पूर्ण गुणज, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है
1 2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 4 भरेंगे, लैम्डा का मल्टीपल आपको मिलता जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो उससे एक वेवलेंथ भी जुड़ा हुआ है, तो मैं उस लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भरूं तो क्या मिलेगा हमको, H अपान m भी n मिल जाएगा। ठीक है, जो बात बोहर ने 10 साल पहले दिया था उसको 10 साल बाद डी ब्रोगली ने सिद्ध किया। देखिए कैसे सिद्ध किया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, m भी n इंटू 2πr n। ठीक है, अच्छा 2π को यहाँ से हटाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। अब मैं 2π को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, केवल हम क्या करते हैं, 2π को डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, यानी Rn इक्वल टू, यहाँ क्या हमको मिला है, H अपान, ये 2π डिवाइड में चला गया, 2π हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ये जो लिखा गया नंबर m भी n तो हमारा रेखीय संवेग है और यह दूरी है, तो रेखीय संवेग में दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोणीय संवेग मिलेगा। तो यहीं से जाकर ये बात स्पष्ट हो पाया कि जो स्थायी कक्षाएं होती हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कोणीय संवेग, कोणीय जो संवेग होगा वह क्या होगा, H अपान 2π के मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा। यह बात लुईस डी ब्रोगली के द्वारा बोहर मॉडल के करीब 10 साल बाद स्पष्टीकरण दी जाती है। ठीक है, इसी में एक चीज और पूछा गया है कि परमाणु की मॉडल की कमियां क्या है। जो लुईस डी ब्रोगली वेवलेंथ है, हाँ इसी में बच्चों एक चीज और पूछा गया है कि स्पष्टीकरण देना हमको है कि इस परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी हैं। तो वो कमियां कौन कौन सी कमियां हमने डिफाइन कर दिया है कि यह मॉडल जब किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा हमने बताया कि यह मॉडल जीमेन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। और यह मॉडल जो है बच्चों, एक चीज और, इस मॉडल से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है तरंग के जैसा है, इस बात की भी से पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने इसको स्क्रॉल कर दिया आगे की तरफ। हाँ नोट कर लेंगे अब। हाँ पूरा इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख बनाकर आपको समझाना है। हालांकि इस टॉपिक को हमने पूरा डिटेल से, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, पूरा डिटेल से हमने इसको बताया। फाइनल इमेज दूर बिंदु पर बने, निकट बिंदु पर बने तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये पूरा डिटेल बताया है। हमारे वीडियो में जाकर इस टॉपिक को पूरा आप कवर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम बता देना चाहते हैं कि मुख्यतः इसमें दो लेंस होते हैं, कम फोकस दूरी कम द्वारक के। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे विदर्शक लेंस कहते हैं, और जो लेंस आंख के पास होता है उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और इस लेंस की जो आवर्धन क्षमता निकल के आती है कैपिटल M बराबर, वह निकल के आती है -V0/U0 और कैपिटल D/UE आती है। यह आवर्धन क्षमता निकल के आती है। और इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस बच्चों यह होगा कि अंतिम इमेज मान लीजिए इनफाइनाइट पर बने, और अंतिम इमेज बनाएगा कौन, आई पीस बनाएगा नेत्रिका लेंस, यानी VE बराबर मान लीजिए इनफाइनाइट पर हो। इमेज कहाँ इनफाइनाइट पर बन रहा है, तो इनफाइनाइट पर बनेगा तो उस केस में जो आवर्धन क्षमता निकल के आपकी आएगी M इक्वल टू माइनस का V0/U0 और कैपिटल D क्या हो जाएगी, FE हो जाएगी। आवर्धन क्षमता की वैल्यू यह निकल के आती है। और सेकंड केस में
यदि बच्चों जो फाइनल इमेज है, जो नेत्रिका लेंस बना रही है, वह हमारे स्पष्ट दृष्टि की मिनिमम डिस्टेंस यानी v बराबर d पर बने, तो उस केस में जो आवर्धन क्षमता की वैल्यू निकल के आती है माइनस का VO अपान UO, और इधर हो जाएगा 1 प्लस D/FE। यह आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकल के आता है। इसमें केवल हमने फार्मूला पे चर्चा किया है, बाकी इसके बारे में डिटेल्स हमने आपको अपने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या होता है, और इसके आधार पर अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को विभेद करना है। ठीक है, तो देखिए परमाणुवीय मॉडल यह बताता है कि आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल है परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के सेंटर में क्या होता है, धनावेशित नाभिक होता है, और नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन जब विभिन्न कक्षाओं में घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन की यह गति जो बच्चों है क्या कहलाती है, कक्षीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की यह गति कक्षीय गति कहलाती है। और साथ में इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूमता रहता है, जैसे लट्टू रोटेट भी करेगा टेढ़ा मेढ़ा और अपने नोच पे घूमता भी रहेगा। ठीक है, तो वह गति इलेक्ट्रॉन की बच्चों कहलाती है चक्रण गति कहलाती है। क्या कहलाती है, चक्रण गति, वह चक्रण गति कहलाती है। ठीक है, अब जब कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है धारावाही लूप बनाएगा, और जो धारावाही लूप होता है उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। यानी अब जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा नाभिक के चारों तरफ, तो उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण से मतलब यह है कि अब वह परमाणु एक दंड चुंबक के भांति व्यवहार करेगा, और दंड चुंबक का व्यवहार ही क्या कहलाता है, परमाणुवीय मॉडल कहलाता है। यानी वह एक चुंबक बन चुका है, यानी किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ का परमाणु जो है वह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, वही कहलाता है हमारा क्या, परमाणुवीय मॉडल कहलाता है। उसी के बारे में बच्चों हमने लिखा हुआ है। दूसरा इसमें टॉपिक है कि इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बच्चों वे होते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और अनुचुंबकीय वे होते हैं जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में ही चुंबकित हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। इसके एग्जाम्पल दे दिए गए। ठीक है, एग्जाम्पल भी बोला गया, बिस्मिथ हो गया, कापर हो गया। और हमारा अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, और लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों, जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके अंदर चुंबकन दो प्रकार का होता है। ठीक है, और होता है जिस वजह से इसको क्या बोलता है, लौह चुंबकीय कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, तो हमने यह लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों क्या कर लिया, कवर कर लिया है। ठीक है, हाँ, इसे आप नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए आप। अब बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम देखते हैं, बाकी वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है पी टाइप से एन टाइप अर्धचालक के अभिलक्षणों की तुलना करने। तो देखिए हमको बताना है कि पी टाइप और एन टाइप में क्या कैरेक्टर होते हैं, उनको कंपेयर करके बताना है। और हम कंपेयर किस आधार पे कर रहे हैं वो पॉइंट हमने लिख दिया है। तो देखिए हमने एक तरफ लिया है एन प्रकार का और एक तरफ ले लिया है पी प्रकार का। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके जो इम्प्यूरिटी जो मिलाए हैं, अपद्रव्य पदार्थ मिलाए, उसके आधार पर बताते हैं। तो देखिए एन प्रकार में जो इम्प्यूरिटी, जो अशुद्धि मिलाई जाती हैं वह पंच संयोजी पदार्थ होता है, जैसे एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, वही पी प्रकार में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के आधार पर। तो देखिए एन प्रकार में जो बहुसंख्यक होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और जो अल्पसंख्यक होगा वह होल होगा। अब पी प्रकार में बहुसंख्यक क्या होगा, होल होगा, और अल्पसंख्यक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसके आधार पे बता दी। अब चालकता और गतिशीलता के आधार पे बताया जा रहा है। तो एन प्रकार में
चालकता और गतिशीलता दोनों ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। और पी प्रकार में चालकता और गतिशीलता दोनों ही बच्चों क्या होती है, कम होती है। तो ये हमने कंपेयर कर दिया है उसका। इसी में एक चीज़ और जोड़ा गया है कि पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग की दृष्टिकारी प्रक्रिया को आपको समझाना है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है वो भी आपको इसी टॉपिक में समझाना है। तो देखिए कैसे एक्चुअल में इसमें फिगर की बात हम करते हैं। फिगर होता है क्या है, इनपुट जो हम देते हैं वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, यह हमने ट्रांसफार्मर का कॉइल दिखाया हुआ है। और यहां पर हमने बांधा है, डायोड बांध दिया है, ठीक है। और यहां पे हमने लगा दिया है, एक लोड लगाया हुआ है, जहां से हम क्या लेंगे, आउटपुट को बाहर लेंगे। यानी यह हमारा लोड क्या है, RL है, ठीक है। पॉइंट को दिखा दीजिए आप, ये हमारा पॉइंट A है, पॉइंट B है, यह ट्रांसफार्मर के माध्यम से दिया जा रहा है। और यहाँ पे हमने एक डायोड को बांधा हुआ है, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो इनपुट दिया जाएगा वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से दिया जाएगा, यानी जो आप इनपुट दे रहे हैं वह कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। और जो आप आउटपुट लेंगे बच्चों, वह आउटपुट हम जो लेंगे यहाँ से लेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लोड से लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि जो निवेशी वोल्टता है, भाई AC सोर्स है, ट्रांसफार्मर AC सोर्स पे काम करता है। तो देखिए, निवेशी जो वोल्टता आपका है वह कुछ इस प्रकार है, ठीक है, प्लस साइकिल माइनस साइकिल, ठीक है। यह हमारा इनपुट वोल्टेज है, क्या है, इनपुट वोल्टेज है, इस प्रकार है, ठीक है। अब जब मैं इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इनपुट वोल्टेज की इस पॉजिटिव साइकिल पर, अच्छा, आउटपुट कैसा मिलेगा वो भी ग्राफ इधर हम बनाएंगे, पहले से लिख दिया जा रहा है। यानी आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आउटपुट, जो वोल्टेज मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब इस AC सोर्स का जो ये आधा साइकिल है, जब इस पर अप्लाई किया जाता है तो इस पॉजिटिव साइकिल के लिए यह जो पॉइंट A है पॉजिटिव टर्मिनल से, और B वाला जो पॉइंट है निगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। यानी पॉइंट B के सापेक्ष A जो है धनात्मक पे हो जाएगा। जब धनात्मक पे होगा तो देखिए, ये पहला हमारा क्या होता है, P सीधा होता है और यह N सीधा होता है। तो अब धनात्मक को हमने P से जोड़ दिया और ऋणात्मक को N से जोड़ दिया, तो यह जो आपका PN जंक्शन डायोड है तो फॉरवर्ड में हो जाएगा। जब फॉरवर्ड में होगा तो अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा, और जब करंट अंदर से अलाउ होगा तो यह करंट जाएगी, यहाँ से बह के आएगी, और इस लोड पर हम क्या ले लेंगे, आउटपुट वोल्टेज को ले लेंगे। यानी इस पॉजिटिव आधे साइकिल के लिए यह जो PN संधि डायोड है फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड में है तो करंट अलाउ करेगा, तो हमको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस निगेटिव साइकिल की। अब इस निगेटिव साइकिल के सापेक्ष जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अब इस पॉइंट B के सापेक्ष ये जो हमारा पॉइंट A है अब निगेटिव पे चला जाएगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अब ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उस केस में यह रिवर्स में चला जाएगा। और आप जानते हैं कि रिवर्स में PN जंक्शन डायोड काम नहीं करता है, डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और चौड़ा होने की वजह से यह PN जंक्शन डायोड आपका काम नहीं करेगा, तो अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा नहीं, और जब करंट को अलाउ नहीं करेगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यानी इस निगेटिव साइकिल का ये रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा। पुनः जो अगली पॉजिटिव साइकिल इसको रेक्टिफाई करेगा, यानी यहाँ पे इसको रेक्टिफाई नहीं करेगा, अब पुनः आगे जाके रेक्टिफाई करेगा। यानी इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमारा AC सोर्स है, उस AC सोर्स का केवल जो पॉजिटिव साइकिल है उसी का ये क्या कर पा रहा है, डिस्टकारी कर पा रहा है, एक डायरेक्शन में कर पा रहा है। यानी जो ये AC सोर्स था उसको हमने धीरे धीरे DC में बदलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन केवल आधा ही बदल पा रहे हैं, ठीक है, इसकी केवल पॉजिटिव साइकिल। तो ये इसकी क्रिया विधि हो गई जो हमने साइड में आपको समझाया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा।
हाँ, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी अब जो नेक्स्ट जो हमारा अनसॉल्व के क्वेश्चन होंगे, अब हम प्रयास करेंगे कि एक ही अनसॉल्व में मतलब एक ही वीडियो में पूरे एक सेट को सॉल्व कर दें। ठीक है, भले बड़ा होगा लेकिन प्रयास किया जाएगा पूरे सॉल्व करने का। ठीक, ये सब नोट कर सकते हैं। सो धन्यवाद बच्चों वॉचिंग के लिए आप।